हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो है कल जो टेस्ट हुआ था, 16 तारीख को जो टेस्ट हुआ था, उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज 17 अप्रैल है, तो 16 वाला डिस्कशन हम लोग 17 को 11 बजे डेली 11 बजे हम लोग अल्टरनेट एक दिन टेस्ट एक दिन डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, 11 बजे सुबह में एक दिन टेस्ट हो रहा है। सोमवार को जो टेस्ट होता है उसका डिस्कशन मंगलवार को होता है, जो बुधवार को टेस्ट होता है उसका डिस्कशन बृहस्पतिवार को होता है, और जो शुक्रवार को जो टेस्ट होता है उसका डिस्कशन शनिवार को होता है। ठीक, तो ऐसा आपका वीकली 3 टेस्ट चलता रहेगा। ठीक, और तीनों टेस्ट का डिस्कशन सेम टाइम 11 से 12 बजे टेस्ट होगा, उसके अगले दिन डिस्कशन होगा। टेस्ट होगा, उसके अगले दिन डिस्कशन होगा। संडे को कोई क्लासेज नहीं रहेगा, संडे को पूरा रेस्ट रहेगा। आप लोग घर पे रिवीजन करिएगा। देखिए, संडे को इसलिए हम कोई टेस्ट नहीं रखे हैं कि आपको करना क्या है ना, देखिए कैसे प्रैक्टिस करना है। जो भी 3 सेट आपको मिलेगा, 3 दिन होगा ना वीकली में 3 टेस्ट, तीनों टेस्ट का जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना रहेगा उसको आप संडे को क्या करिएगा ना, पूरा तीनों का रिवीजन कर लीजिए। और ऐसे करिए, देखिए आप एक दिन कितना मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। बहुत लोग हैं जो कि अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका नंबर भी आ रहा है। अभी हम बताएंगे भी कि इसमें जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन पाए हैं, और टॉप 10 जो है रिजल्ट भी हम इसमें बताएंगे। ठीक, तो बहुत लोग हैं जो कि अच्छा मार्क्स लेकर आ रहे हैं। जिनका नहीं बन रहा है उन्हें मायूस नहीं होना है, उनके लिए ये बात काम जरूर करना है। जिनका बन रहा है उनके लिए भी, जिनका नहीं बन रहा है उनके लिए भी। जिनका बन रहा है उनका जो भी क्वेश्चन छूट रहा है उसको संडे को पूरा तीनों सेट रिवीजन कर लेंगे। जो भी अच्छा क्वेश्चन आपको लगे उसका रिवीजन कर लीजिए। और जिनसे नहीं बन रहा है वो संडे को फुली उस तीनों सेट पे जो है डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा से डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, क्यों नहीं बना था, फिर अगले सेट में क्या हम एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार गलती कर रहे हैं क्या, तो गलती कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे इंप्रूव करें, ये चीज सब आपको ध्यान देना होगा। ये हम नहीं कर सकते हैं, बस हम टेस्ट ले रहे हैं। अभी मेरा भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन नहीं है, नहीं तो आगे ऑनलाइन जैसे ही प्लेटफॉर्म होगा तो अपना ऐप भी बनवा लेंगे और ऐप पे टेस्ट लेंगे, तो उस तरह से बहुत इजीली होगा। और आगे अभी हमको भी इसमें बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें हम मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आपके लिए मेहनत करेंगे ही, जरूर करेंगे। आप लोग सक्सेस होइए और हमसे बताइए कि सर मेरा रिजल्ट इसमें हुआ है, तो बहुत खुशी मिलेगी। ठीक, सब लोग का नंबर है ही, तो आप लोग ऐड है ग्रुप से, तो आप लोग बताएंगे हम पे से कि सर मेरा रिजल्ट इसमें हुआ है। और इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स कॉन्स्टेंटली अच्छा आ रहा है, तो उनका रिजल्ट जरूर होगा उसमें। ठीक, अभी हम लोग का ये दूसरा टेस्ट है, आगे और ऐसे ही टेस्ट चलता रहेगा, तो इसमें मेहनत किया जाएगा। नो डाउट, कोई मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे हम भी, और आप भी मेहनत करिए। और संडे को तीनों टेस्ट का जो है एनालिसिस करिए, आप खुद से एनालिसिस करिए कि हमारा कहाँ कौन सा वीक मेरा पोर्शन है, इसमें हमें कैसे इंप्रूव करेंगे, क्यों हमारा गलत हो रहा है, बार बार यही कैसे गलत हो रहा है। तो इस चीज को आपको संडे को पूरा मंथन करना है, इसीलिए संडे को हम फ्री रखे हुए हैं। ठीक, क्लियर। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा पहले लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 में हैं, और टॉप 10 में जिनका नाम नहीं है तो उनका नंबर जो है, इस जो टॉप 10 में नंबर है इनसे नीचे होगा। आप खुद से मिला भी लिए होंगे कि कितना नंबर आ रहा है आपका। तो अब देखिए, इसमें नंबर कम आ रहा है तो मायूस नहीं होना है, उसको आगे इंप्रूव करना है। इसीलिए कर रहे हैं कि संडे वाला जो है आप एनालिसिस करिए खुद में, आगे इंप्रूव करना है। और छोड़ दीजिएगा तो समस्या और जटिल होता जाएगा, पीछे समस्या जटिल होता जाएगा। अब मान लीजिए हम एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, सचिन तेंदुलकर, सब लोग जानते हैं। उनका जो फर्स्ट पारी था, उस बहुत पारी में 0 पे आउट हो गए थे, कुछ बहुत कम रन बनता था, रन ही नहीं बनता था स्टार्टिंग में। तो क्या उन्होंने मैच खेलना छोड़ दिया? आगे कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस किया, और देखिए आज कहाँ किस मुकाम पे है वो। तो वही चीज है, अगर आप छोड़ दीजिएगा, कम नंबर आ रहा है, तो फिर आप पीछे चले जाइएगा। और आप मेहनत करिए, रेगुलर मेहनत करिए, संडे एनालिसिस करिए, तो आगे बहुत आगे तक बढ़िएगा। एकदम मेरा दावा है, ऐसा करिए आप, आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, और सेट प्रैक्टिस ये आपका समझिए रामबाण होगा, पेनेसिया होगा, और उसमें बहुत आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग पहले देखते हैं लिस्ट, किनका नंबर कितना था, उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए लिस्ट पहले हम लोग देख लेते हैं। लिस्ट देखिए, बता देते हैं आपको, लिस्ट आपके सामने है, स्क्रीन पर है।
इसमें 10 टॉप 10 रिजल्ट है, जिसमें 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे अभी तिवारी हैं, जो सिवान से हैं, सिवान बिहार से हैं, जिनका 47.75 नंबर आया हुआ था। और एक बात और देखिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि 47.75 कैसे आ गया। 1/4 जो है निगेटिव था, यानी कि 4 गो गलत तो एक आपका इसमें मार्क्स कट जाएगा। तो जिनका एक गलत होगा उनका 0.25 कटेगा, तो 0.25 कटा होगा तो इनका 7.5 आया होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी कि 1/4 निगेटिव है, ये 1/4 निगेटिव है। तो अभी तिवारी सिवान से है, 47.5 नंबर 75 नंबर आया हुआ है। उसके बाद 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये सब लोग सेम मार्क्स पाए हुए हैं, सेम मार्क्स पाए हैं 6 नंबर तक। जिनका क्या मार्क्स है सबका नाम हम पढ़ देते हैं। प्रियंका कुमारी हैं, सिवान से 47.5 पाई हैं। विकास गौतम है, जो सीतामढ़ी से बिहार से हैं, ये भी 47.5 नंबर पाए हैं। विकास गौतम 3rd नंबर पे। 4th जो है अजय कुमार सिंह, जो है देवघर से हैं, झारखंड से हैं, इन्होंने भी 47.5 नंबर पाया है। उसके बाद धर्मेंद्र कुमार है, धर्मेंद्र कुमार सिवान से है, 47.5 नंबर ये भी पाए हैं। उसके बाद से हैं जियाउल हक अंसारी, जो कि सिवान से ही है, जियाउल हक भी, ये भी 47.5 नंबर पाए हुए हैं। उसके बाद रोहित कुमार गोपालगंज से है, जो 47 नंबर पाए हैं। उसके बाद आप देखते हैं तो पूजा कुमारी साहनी जो है सिवान से है, बिहार से है, 46.75 नंबर पाई हुई है। दीपुल कुमार ये भी सिवान से है, 46.25 पाए हुए हैं। हेमंत कुमार सिवान से 46 नंबर पाए हुए हैं। तो ये टॉप 10 रिजल्ट था, और जिनका इनमें लिस्ट में नाम नहीं है वो मायूस नहीं होंगे, मेहनत करेंगे, संडे को एनालिसिस करेंगे। चलिए हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, डिस्कशन 1 घंटा फुली एंजॉय करिए, 1 घंटा से ज्यादा भी हो सकता है, तो डिस्कशन करिए, एक एक क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो आइए देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से फाइंड द मिसिंग वन वाला क्वेश्चन है, यानी कि हमको क्या करना है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा यही निकालना है। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको बताए थे कि यहाँ 19 ये बड़ा दिया है ना, इसमें दोनों में कुछ रिलेशन किया होगा, ऐसे रिलेशन किया होगा। तो अब गुणा कर रहे हैं, जैसे देखिए गुणा करिएगा तो 5 चौको 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ 19 है। यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 8 तरीके 24 आ रहा है, लेकिन 22 है। यानी इन दोनों को गुणा किया है तो 5 चौको 20, 19 20 में से 1 घटा लिया है, इसमें से 1 गुणा घटा लिया है, गुणा करके 1 घटा लिया है। 8 तरीके 24, दोनों में गुणा करके 2 घटा लिया है, यहाँ पे 2 घटाया है। यहाँ देखिए 7 5 35 और 32, यानी कि 3 घटाया हुआ है, गुणा करके 3 घटाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये 8 गुणे 6 48 हो जा रहा है, और इसमें से अब की बार 4 घटा देंगे तो 44 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है पहला। दोनों को गुणा करके पहले 1 घटाया है, 2 घटाया है, 3 घटाया है, तो अब 4 घटा देंगे। 8 6 48 में से 4 गया 44 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है हमें कि इन दिए गए आकृति में कितने आयत है, आयत काउंट करना है। बहुत सिंपल है, देखिए आयत कितने हैं, ये 1 है, 2 है और एक बड़ा वाला है, ये 3 हो जाएगा। तो 3 इधर हुआ, फिर इसमें भी आते हैं तो 1 है, 2 है और ये बड़ा वाला 3 है, और इधर कहीं मिल नहीं रहा है, एक ये वाला है। तो 3 इसमें है, 3 इसमें है और एक बड़ा वाला है, यानी कि 3 3 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी टोटल ऑफ रेक्टेंगल इसमें आयत कितने हैं, तो 7 हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। बात क्लियर। इसमें आसान क्वेश्चन है, आयत काउंट करना था तो 1 2 3 1 2 3 3 3 6 और एक बड़ा वाला 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए आव्यूह में एक शब्द लेखन, देखिए ये पूरा दिया हुआ है, पढ़िए इसको। आव्यूह 1 और आव्यूह 2 आव्यूह दिया गया है। ठीक, 2 आव्यूह, और इससे देख करके हमें TACT का देखना है कि कौन सा जो है यहाँ पे सही आ रहा है। और यहाँ जैसे बताया हुआ है हमें कि A को हम लोग 32 लिख रहे हैं, A को 32 का मतलब क्या हुआ, देखिए ये बोला हुआ है ना कि A को हम लोग 32 और एक्स्ट्रा आगे बताया हुआ है। तो 32 का मतलब देखिए ये जो 3 है ना, ये खड़ा वाला में जाना है, ऐसे खड़ा वाला में 3 आ गए और 2 इधर जाएंगे, तो 2 मतलब 0 1 2। तो देखिए यहाँ पे 32 में क्या है, A है। और आगे एक बोला था कि A का 85 भी है, तो 85 जो खोजना है तो इसमें खोजना होगा। देखिए एक 8 यहाँ और 5 यहाँ आना है, तो देखिए यहाँ पे A है, 8 5 में क्या है, A है 85 में। तो A का जो है 32 और 85 दिया है, तो उसी तरह से हमें क्या करना है ना कि TACT का इसमें ढूंढना है कि कौन सा जो है सही होगा, और जो कोड जो है सही होगा। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका, आसान क्या तरीका, बहुत जल्दी बनाएंगे हम लोग, बाय ऑप्शन ही करेंगे इसको। अब ये नहीं कि ये T हम ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ है, उसका देखते रहेंगे
जाएंगे लिख लिख कर, ऐसे नहीं, ऑप्शन से हम लोग करेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए को पहले जांचते हैं, 0 3 में देखिए टी है कि नहीं, तो 0 मतलब ऐसे और 3 मतलब यहाँ देखिए टी यहाँ पे है, 0 3, 0 1 2 3 यहाँ पे है टी, तो टी 0 3 में है, यानी कि ये सही है। अब ए में देखना है कि 1 4 है कि नहीं, तो 1 4 में देखिए ए है कि नहीं, 1 मतलब यहाँ है, 4 मतलब 0 1 2 3 4, तो देखिए 1 4 में ए है, अर्थात ये सही है, अभी तक सही है। अब सी को देखना है कि 1 3 में सी है कि नहीं, तो 1 मतलब यहाँ, 3 मतलब यहाँ, देखिए 1 3 में सी भी है। उसके बाद 9 7 में देखते हैं कि टी है कि नहीं, तो 9 7 इधर जाना होगा, 9 यहाँ और 7 का मतलब 5 6 7, यानी 9 7 में टी भी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। आगे अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये नहीं मिला रहता तब अगला चेक करते, ये फिर ये ऐसे चेक करते। अगर ए ऑप्शन ही हम लोग का मिल जा रहा है कि टी ए सी टी में सब सही सही है, 0 3 में टी है, 0 3 में टी है, फिर उसके बाद से 1 4 1 और 4 में ए है यहाँ पे, और 1 3 में 1 और 3 में क्या है सी है, और 9 7 यानी कि 9 इधर से 7 इधर से, 9 7 में भी टी है, अर्थात ए वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ऑप्शन से बनाएंगे हम लोग, ये हर सेट में एक एक आ रहा है, ध्यान रखिएगा, और एसएससी में हमेशा हर सेट में एक क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर फिगर से रिलेटेड है, फिगर आपके स्क्रीन पर है। बोला हुआ है हमें कि दिया गया आकृति किसमें जो है निहित है, दी गई उत्तर आकृति दी गई प्रश्न उत्तर आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए प्रश्न आकृति किसमें निहित है, बी में निहित है, और कहीं है ही नहीं। देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बी में और डी में, बी में और डी में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो डी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऐसे आकृति है ना, तो इसमें यहाँ गोला है और यहाँ वर्ग है, फिर यहाँ वर्ग है और यहाँ पे क्या है, गोला है, तो ये वाला आकृति डी में नहीं है। डी में जो है दोनों जगह यहाँ गोला दिया हुआ है, अर्थात ये वाला आकृति किसमें है, बी में है, तो बी हम लोग का राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 भी जो है फिगर से रिलेटेड है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। तो ये सिंपल सा दिख रहा है हमें कि डी पूरा करेगी। जो डी में ऐसा आकृति है ना, ऐसा आकृति है, ऐसे बनाया हुआ है ना, ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है, तो ये आकृति जो है अगर आप फिगर वाला में रखेंगे तो यही डी से ही कंप्लीट कर रहा है, तो डी हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। डी जो है कंप्लीट कर रहा है, ऐसे जब घुमा के रखिएगा तो इसका मुंह इधर होना चाहिए, तो डी वाला ही है। सी नहीं होगा क्योंकि मुंह अपोजिट साइड में हो जाएगा, तो सी नहीं होगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, और यहीं पे डी जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर मिरर इमेज है। मिरर इमेज में ऐसा आकृति बनाया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि कौन सा जो है हम लोग का सही होगा। ऐसे आकृति है, ऐसे आकृति, और ये मिरर यहाँ पे है। तो देखिए बहुत सिंपल है, मिरर इमेज में होता क्या है ना कि ये जो राइट है वो लेफ्ट में आ जाता है, लेफ्ट है वो राइट में आ जाता है, यानी इसका फिगर ऐसे उलट जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी बन जाएगा। ये ऐसे ये ऐसे उलट जाएगा, यानी ये त्रिभुज यहाँ चला जाएगा और ये फिगर ऐसे चला जाएगा, यानी कि देख लीजिए ऐसा किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जो नजदीक है वो दूर चला जाता है, ये फिगर ऐसे बन जाएगा, ये दूर है ना, इधर मिरर से जो बाएं है वो इधर दाएं चला जाएगा, और ये जो है दाएं है तो इधर बाएं आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला जो है 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए ये पेपर कटिंग से रिलेटेड है। ठीक, कह रहे हैं नीचे दी गई आकृति को दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह आकृति चुने जैसा कि दिखाई देगा। ठीक, तो देखिए बहुत सिंपल है, पहले तो कागज को ऐसे मोड़ा है, ठीक, ऐसे आधा पर से इधर मोड़ दिया है, फिर इधर से ऐसे मोड़ दिया है, ये ऐसे मोड़ दिया है, और एक यहाँ पे छेदा किया हुआ है, यहाँ पे वर्गाकार छेदा किया हुआ है, फिर खोल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इसको जब हम ऐसे पूरा खोलेंगे, ऐसे पूरा खोले, तो जब पूरा खोलेंगे तो ये वाला आकृति तो दोबारा नहीं बनेगा, ऐसे एक आकृति सिर्फ गोला वाला आकृति जो है 2 बार बनेगा। ये तो इधर आ जाएगा ना, ये आउट ऑफ ये रेंज हो जाएगा इधर से। जब इसको खोलेंगे तो ये वाला आकृति नहीं बनेगा, सिर्फ ये बनेगा गोला, और फिर इधर जब खोलेंगे तो गोला 2 गो हो जाएगा और ये यहाँ पे 1 गो आ जाएगा। यानी ऐसा देखिए 4 गो गोला किसमें है और ये 2 गो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी ही हम लोग का जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा था। ये जो चरखुटा वाला फिगर है सिर्फ 2 ही गो रहेगा, ये 2 ही गो रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। लेकिन जब इसको यहाँ से जो मोड़े हुए थे, ऐसे मोड़े थे, तो ये जो कॉर्नर
कॉर्नर वाला है तो ये सिर्फ इसी का कटेगा, इसी वाला भाग कटेगा, यानी यहाँ एक गोला बनेगा। फिर जब इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे तो ये 2 गो गोला यहाँ हो जाएगा, ये एक का एक ही रहेगा यहाँ पे, यानी 2 गो चरखुंटा होना चाहिए फिगर जो वर्ग वाला, और सर्कल वाला जो होना चाहिए 4 गो होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, ये जो है कह रहा है कि P का अर्थ भाग है। देखिए इसमें ये सब जो P Q R S T दिया हुआ है ना, S तक, उसका कुछ साइन दिया हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है, तो बस बैठा दीजिए। 54 और R का मतलब देखिए, R का अर्थ क्या है, R का अर्थ गुणा है, तो 54 गुणे 11, और P का मतलब है भाग, P का यहाँ मतलब क्या दिया है, भाग दिया हुआ है, तो भाग के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब Q का अर्थ देखिए क्या कर रहा है कि Q का अर्थ प्लस R 23 है, प्लस Q का अर्थ प्लस 23 हो गया, और S का अर्थ क्या है, तो S का अर्थ यहाँ घटाव है, तो घटाव 14 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बोडमास के रूल से। सबसे पहले हम भाग देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 54 गुणे 11 बट्टा 99 हो जाएगा, 11 9 99 और 9 6 के 54 हो जाएगा, यानी यहाँ तक जो हम लोग का आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया। तो 23 में 6 जोड़िए 29 हो गया, और 29 में से यहाँ 14 घटा देते हैं, 23 6 29 हो गया, 29 में से 14 घटा दीजिए, यानी कितना रिजल्ट हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 15 दिया, हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये, बस साइन जो है रख देना था, और बोडमास के रूल से सबसे पहले भाग देंगे। बोडमास से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाग देंगे 11 बट्टा 99, और उसके बाद गुणा करेंगे, तब जोड़ेंगे, तब घटाएंगे, यानी बी हो जाएगा 15 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है हमें कि 6P3Q1 इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है। यहाँ कर रहा है कि 5P2Q7 इज इक्वल टू 17 है। 3P4Q2 बराबर क्या होगा, यही हमें पूछा हुआ है। इसका मतलब कि ये PQR कुछ साइन होगा, 19 कैसे आएगा, तो आप देखिए 6 18, अगर इन दोनों को गुणा करके और ये एक जोड़ लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसका मतलब P का मतलब गुणा हो गया और Q का मतलब प्लस हो गया। यहाँ भी करके देख लीजिए, 5 दूना 10 7 17, ये भी आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ गुणा कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे, 4 3 12 और 13 14 जो हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, यानी 14 फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। बोला हुआ है हमें कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में सजाना है। तो शब्दकोश में देखिए एल 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 सब में है, तो इससे पता नहीं चलेगा। सबसे पहले ए बी सी डी ऐसे आता है ना, तो ये पहला वाला एल 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 सब में है, तो इससे पता नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ ओ है, ए है, ओ है, ओ है, आई है, इसका मतलब पहले ए वाला रहेगा, तो पहले 2 रहेगा, यहाँ 2 लिख दिए। ये हो गया हम लोग का, पहले ए वाला को सजा दिए। उसके बाद देखिए कि ओ ओ ओ आई, तो पहले आई वाला रहेगा तब ना ओ रहेगा, आई का 9 ओ 15, तो पहले आई वाला होगा, यानी कि 2 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसको भी हटा दिए। अब देखिए यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, तो तीनों से पता नहीं चल रहा है, तो अगला लेटर देखेंगे। अगला यहाँ सी है, एस है, एन है, तो सबसे पहले सी वाला रहेगा, यानी 1 रहेगा। उसके बाद एस और एन में कौन सा रहेगा, तो पहले एन रहेगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस, यानी पहले एन रहेगा, उसके बाद 4, यहाँ 4 हो जाएगा, तब 3 होएगा, यानी ऑप्शन देख लीजिए 25 14 3, 25 14 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम लोग क्या, एल से नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले 2 वाला रहेगा, उसके बाद 5 वाला आई वाला रहेगा, उसके बाद ओ तीनों में है, तो पहले 1 रहेगा, तब 4 रहेगा, और तब जाकर के क्या रहेगा, 3 रहेगा। डिक्शनरी के हिसाब से हमें सजा देना था, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। ये बोला हुआ है 11 नंबर हमें सीरीज से रिलेटेड है, 6 7 9 12 16, तो अगला क्या होगा, बहुत सिंपल है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16, तो 16 में अब 5 जोड़ देना होगा, तो 16 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11 21 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये भी क्या है, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 12 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ क्या होगा, यही पूछ रहा है, तो देखिए आसान सा ये भी क्वेश्चन है। ए के बाद बी, बी सी डी, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, लगातार है, ए बी सी डी ई लगातार है। और इधर इसमें देखते हैं तो जेड के बाद वाई एक्स डब्ल्यू, यानी घटते क्रम में, देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड घटते क्रम में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, भी के बाद ही ना डब्ल्यू, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इधर से बढ़ते क्रम में, इधर से, यानी ए बी सी डी ये बढ़ते क्रम में है, तो ई हो जाएगा। उसका डब्ल्यू एक्स इधर से देख रहे हैं, तो जेड में से ए घटा दिया, वाई एक्स डब्ल्यू, तब क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यानी कि ई भी देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 13 नंबर कि निम्नलिखित शब्दों विकल्प में से कौन सा अलग है? होठ, हाथ, पैर, यकृत। तो देखिए होठ, हाथ, पैर, यकृत सब बाहर वाला अंग है, यकृत जो है अंदर वाला आंतरिक अंग है, तो यकृत हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब बाहर वाले, होठ बाहर का अंग है, हाथ भी बाहर का अंग, पैर भी बाहर का अंग, यकृत जो है अंदर है, यकृत जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इसमें भी ऑड हमें ऑड छांटना है, ऑड छांटना है, ए बी सी डी। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप रीजनिंग का अभी तक बहुत आसान मिला है। 4 चौके 16, ये 4 का वर्ग कर लिए, 5 का वर्ग 25 होता है लेकिन यहाँ 24 दिया, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ 5 का वर्ग क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए, जो कि 24 दिया हुआ था, तो यही ऑड है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बनाइए। यहाँ बोला इसमें भी ऑड छांटना है, मैंने निम्नलिखित में विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ए के बाद बी, अगला वाई जेड आर क्यू, यानी एक कम कर दिया। देखिए इसमें एक जोड़ रहा था, यहाँ भी एक जोड़ा है, यहाँ एक क्या किया? घटा दिया, यहाँ भी के बाद डब्ल्यू एक जोड़ा है, यानी यही आंसर हो जाएगा। इस सब में एक कम कर जोड़ रहा है और इसमें क्या कर रहा है? एक कम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आइए देखिए क्या कह रहा है हमें। वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। चम्मच, कांटा और बर्तन, 3 चीजों के बीच संबंध हमें दर्शाना है। तो देखिए ये चम्मच का ये फिगर हो गया, ये कांटा का हो गया, और ये दोनों मिलाकर क्या है? बर्तन सामग्री है। तो ये वाला फिगर जिसमें होगा वही ऑप्शन हम लोग का सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हो गया कांटा और ये हो गया चम्मच। देखिए कांटा, ये जो बर्तन सामग्री वाला होता है ना, उस कांटे की बात किया हुआ, आप थ्रोन मत समझ लीजिएगा। ठीक, ये कांटा मतलब इसका देखिए हम ये लिख देते हैं ना स्पेलिंग, ये आप जा करके देख लीजिएगा। कांटा मतलब हो गया फोक, FORK, फोक होता है, ये बर्तन सामग्री है। और ये तो समझ ही रहे हैं, चम्मच स्पून हो जाएगा, चम्मच हो जाएगा, ये स्पून हो जाएगा। ठीक, तो चम्मच, कांटा और ये सब मिलाकर ये क्या हो जाएगा? बर्तन हो जाएगा। ये दोनों जो हो गया बर्तन की सामग्री। कांटा का FORK होता है, फॉक, आप जा करके नेट पे सर्च मारिएगा, आ जाएगा कांटा वाला फिगर। ठीक, तो ये कांटा हो गया। ये चम्मच से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ चम्मच कांटे, चम्मच अलग हो जाएगा और फॉक अलग हो जाएगा। ये कांटा वाला जो चम्मच नहीं होता है चाउमीन खाने वाला, वो होता है, लेकिन वो उसका नाम कांटा होता है, फॉक होता है, फॉक होता है, उसको देख लीजिएगा। और ये चम्मच हो जाएगा और दोनों मिला करके क्या हो जाएगा? बर्तन का सामग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का आंसर होगा। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आसान है। जल प्यास तो भोजन से क्या? जल से प्यास मिटता है तो भोजन से भूख मिटता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 का बी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, जल प्यास मिटाता है तो भोजन भूख मिटाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 7 2 42 दिया है, तो 4 5 6 का क्या होगा? यही पूछा हुआ है। ठीक, कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों से संबंधित प्रश्न चुनिए। अब देखिए इन दोनों में देखिए तो क्या कुछ रिलेशन मिल रहा है। इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही यहाँ रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए 7 तरीके 21 दूना 42, तीनों को गुणा कर दे रहे हैं तो 42 आ जा रहा है। तो यहाँ भी गुणा कर लीजिए, 5 चौको 20, 20 छक्के 120 हो जाएगा, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 120। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये इसका ये लिखा है तो इसका यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक, तो बनाइए। देखिए ये जी का ई, देखिए तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो रहा है। जी का 7 होता है, 7 को 5 लिख दे रहा है, यानी 2 घटाया है। ए का कितना होता है? 1 में 2 जोड़ दिया यानी कि 3 आ गया। एम का 13 में 2 घटा लिया तो 11 आ गया। ई का होता है 5, 5 2 7, यानी क्या कर रहा है? 2 घटा रहा है, जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है। तो आप भी वैसे ही कर दीजिए। देखिए पहले 2 घटाया है तो 18 में से 2 घटाएंगे 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? ओ पी हो जाएगा। 16 का मतलब पी हो जाएगा। देखिए 2 घटाए हैं पहले, अब 2 इसमें जोड़ेंगे तो ओ का होता है 15, 2 17, यानी कि क्यू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर 2 घटाइए तो एम का 13 होता है, 13 में से 2 गया, 13 में से 2 जाएगा 11, यानी कि के हो जाएगा। और फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ई का होता है 5, 5 2 7, यानी कि जी हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है? पी क्यू के जी, पी क्यू के जी ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। 2 घटाया जोड़ा, घटाया जोड़ा, तो वैसे ही हम लोगों ने भी कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है हमें कि TRAMPOLINE इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, नीचे दिया गया है। तो TRAM बन जाएगा, MINER ये भी बन जा रहा है, TRAIN ये भी बन जा रहा है, PAID नहीं बनेगा क्योंकि इसमें D है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, PAID नहीं बनेगा, D इसमें कहीं है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में 50 इमारत हैं, हरी इमारत दाएं छोर से 14वीं है। देखिए इस पंक्ति में टोटल कितने हैं, 50 इमारत हैं, टोटल 50 इमारत है। और हरी इमारत जो है, हरी इमारत दाएं छोर से, इधर दाएं छोर से जो ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली इमारत वो कौन से स्थान पर है, तो दाएं छोर से 14वीं है। तो पूछा हुआ है कि बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, इधर से इसका स्थान क्या होगा, हमें पता नहीं है। देखिए बहुत सिंपल है, आपका अगर बाएं से एमवा एनवा होता है, टोटल अगर से रैंकिंग में आप लोग पढ़े होंगे कि बाएं से एमवा दाएं से एनवा, तो टोटल जो होता है ना, टोटल इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। अगर यही स्थान है, इधर से ये एमवा है, इधर से एनवा है, तो ये m प्लस n दोनों को जोड़कर एक घटा लेते हैं। इसलिए एक घटाते हैं कि इधर से अगर ये एमवा है, इधर से एनवा है, तो इसे हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो m प्लस n माइनस 1 हो जाता है। यानी कि ये टोटल अगर 50 है और दाएं से ये 14वां है, तो बाएं से हमें पता नहीं है और -1 कर लेंगे हमेशा, ठीक। तो देखिए तो 14 में से 1 गया, कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो 13 इसमें से घटा दीजिए, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 50 में से हम 13 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा आपका 37 हो जाएगा। यानी कि जो 37वां होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से आप मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इसको बनाने का एक और आसान तरीका, सबसे आसान, कि ये जब दाएं से 14वां है तो इधर से कितना होगा, 37वां होगा। 37 में 14 जोड़ेंगे तो एक अधिक होना चाहिए, इससे हमेशा टोटल से क्या होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए। तो 37 में 14 जोड़ रहे हैं तो देखिए 51 हो जा रहा है, 37 14 51 अर्थात यही सही हो जाएगा। 36 14 जोड़ेंगे 50 होगा, नहीं होगा। कभी भी एमवा प्लस एनवा टोटल बराबर निकालना हो तो एमवा प्लस एनवा माइनस 1 होता है, टोटल बराबर एमवा प्लस एनवा माइनस 1। यानी कि जब टोटल हम जोड़ेंगे तो ये दोनों अधिक होना चाहिए, एक अधिक होना चाहिए। तो 14 में 37 जोड़ते हैं तो 51 अर्थात 37 हम लोग का आंसर हो जाएगा कि ये स्थान जो होगा ग्रीन वाला हाउस का बाएं से कौन सा हो जाएगा, 37वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन करिए, कह रहा है कि पी और क्यू का वर्तमान आयु का अनुपात, पी और क्यू का वर्तमान रेशियो कितना दिया है, 3:5 है। ये कौन सा है, वर्तमान है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 52 था। 6 वर्ष पूर्व जो है इनका योग दिया ना, कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग जो है 52 था, ये 52 था 6 वर्ष पूर्व। अच्छा एक बात बताइए कि वर्तमान का रेशियो दिया गया है, इसको भी हम लोग वर्तमान में आराम से बना सकते हैं। 6 वर्ष पूर्व, जब इनका 6 वर्ष पूर्व है कि बाद पूर्व उनकी आयु का योग 52 वर्ष था, तो क्यू की वर्तमान आयु निकालना है। अगर 6 वर्ष पूर्व 52 था, ये वर्तमान में औसत दिया है 5:3 दिया हुआ है ना, 5 पी और क्यू का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 52 था। तो अगर इसको भी हम लोग अगर वर्तमान में बनाना चाहते हैं, ये 6 वर्ष पहले का है, अब वर्तमान में दोनों को बनाएंगे तो दोनों का 6 6 12 इसमें जोड़ देंगे, तो 12 जोड़ दीजिए तो 6 6 2 2 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ योग देख रहे हैं तो 5 3 8 आ रहा है, तो इस 8 यूनिट का वैल्यू 64 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो किसका पूछा है, क्यू की वर्तमान आयु, यानी कि क्यू की वर्तमान आयु 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 8 5 40 वर्ष हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष देख लीजिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आया है। देखिए 6 वर्ष पूर्व योग है 52 है, तो अभी वर्तमान में योग निकालना होगा, तो 6 वर्ष पी का 6 वर्ष क्यू का, दोनों के 12 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। अभी रेशियो कितना है, तो 3:5 है, तो रेशियो का योग 8 हुआ, इधर 64 है, 8 बराबर 64, तो 1 बराबर 8, तो क्यू का पूछा था तो 5 बराबर 40 हो जाएगा। पी का पूछता तो 3 बराबर 24 हो जाता है, यानी 40 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सिलॉक से है, 23 नंबर। कहा है हमें कि निष्कर्ष से कह रहा है हमें कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन उसके बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहले कथन से आप डायग्राम बनाइए, इसको डायग्राम से हम लोग बनाते हैं। कथन में बोला है कि कुछ लाल काले हैं,
देखिए ये लाल जो है ना, ये लाल में से कुछ लाल जो है क्या है, काला है, कुछ लाल जो है काला है। उसके बाद क्या कर रहा है कि कोई लाल हरा नहीं है, जो हरा होना चाहिए ना, हरा वाला, वो लाल नहीं होना चाहिए, कोई जो है लाल जो है हरा नहीं है। ठीक, अब पढ़िए आगे क्या कर रहे हैं, निष्कर्ष दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है, तो निष्कर्ष से आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। पहला दिया है कि कुछ काला हरा है, कुछ काला हरा है, इन दोनों के बारे में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो नो रिलेशन नो कमेंट होता है। नो रिलेशन नो कमेंट यानी कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं हम दोनों में। काला और हरा में कोई रिलेशन नहीं दिया, इसके बारे में कुछ कथन में बोला ही नहीं है, तो नो रिलेशन नो कमेंट यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हम कमेंट नहीं कर सकते इसमें। ठीक, दूसरा पढ़िए, कुछ काले लाल हैं, कुछ काले जो है लाल है, तो ये तो सही है, कुछ काले जो है लाल है यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा कि कुछ काले जो है लाल है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। और एक नंबर निष्कर्ष क्या है, गलत है, क्योंकि काला और हरा में कोई रिलेशन नहीं है, तो नो रिलेशन नो कमेंट, नोट करके लिख लीजिएगा। किसी भी 2 कंपोनेंट में नो रिलेशन नो कमेंट होता है, हमेशा नो रिलेशन रहेगा तो नो कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक विशिष्ट कोड में, कोडिंग डिकोडिंग का है, एस्ट्रेंज को HGIZMT भी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में FRAUD फ्रॉड को क्या लिखा जाएगा, यही हमें पूछा हुआ है। तो देखिए कि इसमें क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम यहाँ भी करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए, ये एस है और यहाँ एच है। देखिए एस का क्या होता है, एस का 19 होता है और एच का 8 होता है, तो 9 8 17 यानी कि ये दोनों, देखिए दो लेटर को जोड़ने पर अगर 27 आ जाए ना, तो समझ जाइएगा कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ 20 T20 होता है और ये 7 होता है G7, तो 20 7 27, यहाँ भी 27 आ रहा है। R 18 होता है, I 9 होता है, यानी कि 18 9 कितना हो जाएगा, 7 27 आ रहा है। यहाँ A का 1 होता है और यहाँ 20 होता है। इसका मतलब अब समझ में आ गया, ये जो है अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट दिया गया है, तो आप भी क्या करेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे। तो F का कितना होता है, 6 होता है, तो 27 में से 6 घटा दीजिए, यानी कि 27 में से 6 गया तो कितना हो गया, 21। 21 मतलब इसका यू हो जाएगा, एफ का उल्टा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस सबका नंबरिंग आप 27 में से घटा दीजिएगा तो वही हम लोग का उल्टा आ जाता है। जैसे इसका 6 होता है, इसका 18 होता है, इसका 1 होता है, इसका 21 होता है ना, TU 21, और डी का क्या होता है, 4 होता है। तो सबका 27 में से घटा कर यहाँ लिख दीजिए। 27 में से 6 गया 21, 21 मतलब यू हो जाएगा। 27 में से 18 गया 9, 9 मतलब आई हो जाएगा। 27 में से 1 गया 26, 26 मतलब जेड हो गया। 27 में से 21 गया कितना हो जाएगा, 21 6 हो जाएगा, तो 6 का मतलब एफ हो जाएगा। 27 में से 4 गया तो 23 हो गया, 23 मतलब क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा, UIZFW, UIZFW ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहां भी ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, दोनों का योग अगर 27 आ रहा है तो इससे हमें समझ में आ गया होगा कि ये अपोजिट लेटर हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे, 27 में से इन सब का नंबर घटा देंगे तो UIZFW आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक विशिष्ट कोड में SALE शेल को 35 लिखा जाता है, FLAT को 37 लिखा जाता है, तो TAKE को क्या लिखा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पीछे आया हुआ था, इनका नंबरिंग पता होना चाहिए, नंबरिंग पता रहेगा तो जोड़ घटाव कुछ भी किया रहता है। तो पहले जोड़ कर देखिए, एस का 19 1 20 12 कितना हो जाएगा, 32 और 5 37, ये जोड़ने पे 37 आ जा रहा है, इसका मतलब ये 2 कम है, 37 से क्या है 2 कम है। इसको जोड़कर देखिए 6 और 12, 12 6 18 1 19 और 20 कितना आ जा रहा है, 39, ये 39 आ जा रहा है, तो ये भी क्या है 2 कम है। इसका मतलब सबके नंबरिंग को जोड़ करके 2 घटा दिया है, नंबरिंग को जोड़ करके 2 घटा दिया है। तब यहाँ भी नंबरिंग को जोड़ लीजिए, 20 1 21 और 11 कितना हो जाएगा, 32 और 5 37, 37 में से हम 2 घटा लेंगे तो 35 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में 35 दिया है, यही आंसर हो जाएगा। नंबरिंग जोड़ करके सब में 2 घटा लिया, जोड़ करके 2 घटा लिया, यहाँ 20 1 21 और 11 कितना हो जाएगा, 32, और 32 5 37, 37 में से 2 घटा लिए 35, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 25 रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से किया। अब मैथ में चलते हैं, हम लोग मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला हुआ है कि 26 नंबर बोला हमें 3 3 A 1
अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान क्या होगा। 9 से कटने का रूल आपको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो लिख लेंगे कि अंकों का योग 9 से कटता है तभी वो संख्या 9 से कटेगी। यानी यहाँ डिजिट को जोड़ दीजिए, 3 3 6 6 1 7, 7 प्लस a, ये 9 से कट जाना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए a की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तभी ना 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, जो कि पूरी 9 से कट जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है हमें, पढ़िए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये पूछा हुआ है कौन से कथन जो है सत्य हैं। पहला दिया हुआ है कथन कि 7 से लेकर 109 तक 9 के 12 गुणज है। यहां से यहां तक 9 के जो फैक्टर है वो कितने हैं, 12 गुणज है। इसमें दूसरा वाला में बोला है कि 19 से 119 तक 13 के 9 गुणज है। यहां से यहां तक बोला है कि 13 के कितने गुणज है, 9 गुणज है। तो ये दोनों क्या सही है, कौन सही है कौन गलत है, ये हमें चेक करना होगा। उससे पहले एक थोड़ा सा बात आप समझिए, तब इसको बहुत आसानी से बना लीजिएगा। जैसे हमें कोई कहे कि 1 से लेकर 100 तक 3 के कितने गुणज है, तो हम क्या करेंगे ना कि इस 100 को 3 से भाग दे देंगे। 100 को 3 से भाग दे देंगे, 33 तिहाई 99 हो जाएगा, और एक शेष पर शेष बचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो भाजक आएगा ना इतना ही गुणज हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक हम कह सकते हैं कि 3 के कितने गुणज है, तो 33 को गुणज है। बहुत आसानी तरीके से आप निकालिएगा। जैसे अब हमें कोई पूछ दे, मान लीजिए कह रहे हैं कि आप बताइए कि 5 से लेकर 32 तक 3 के कितने गुणज है, तो हम क्या करेंगे ना कि इसको 3 से भाग दे देंगे। जिसका गुणज बोलेगा 3 से भाग देंगे, 3 दहा के 30 आ गया, 2 शेष बच्चा, उससे कोई मतलब नहीं। फिर इसको 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, शेषफल 2 बचा, उससे कोई मतलब नहीं। यानी कि यहाँ 1 से लेकर 32 तक 10 को गुणज है, और 1 से लेकर 5 तक 1 गुणज है। तो 5 से 32 पूछा है, तो इसमें 1 घटा लेंगे, यानी कि 10 में से 1 गया, 9 को गुणज हो जाएगा। अब अगर हमें पूछे कि 5 से लेकर 32 तक कितने गुणज है 3 के, तो 9 ही गुणज है। तो यही बात समझना था। यानी 5 से 32 तक कहेगा तो पहले 32 तक निकालेंगे, जितना आएगा उसमें 5 वाला को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 32 तक 10 को गुणज था, 5 तक 1 गुणज आया, भाग दिए तो, और 10 में से 1 घटा दिए, 9 को गुणज आ गया। तो अब आप चेक कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए चेक करिए, हमें बोला है कि 7 से लेकर 109 तक 9 के कितने गुणज होंगे, तो ये 9 से तो इसमें भाग ही नहीं लगेगा। यानी कि 1 से लेकर 9 तक आपको 1 से डायरेक्ट निकाल लीजिए कि 1 से लेकर 109 तक 9 के कितने गुणज होंगे। तो इस 109 को 9 से भाग दे देंगे तो 12 9 108 आ जाएगा, और शेषफल 1 आएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि 12 को फैक्टर आ रहा है, जो कि यहाँ दिया हुआ था, अर्थात पहला निष्कर्ष क्या है, सही है। जहां तक पूछेगा तो हम भाग दे देंगे। अब 7 में 9 से भाग ही नहीं लगेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि 7 से लेकर 109 तक कितने 9 के गुणज हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे। 109 को 12 से भाग दे दिए तो कितना आया हम लोग का, 12 को आ रहा है। इधर 7 में 9 से भाग ही नहीं लगेगा, तो ये 12 को गुणज हो जाएंगे, जो कि सही दिया हुआ था। दूसरा कह रहा है कि 19 से लेकर 119 तक 13 के 9 गुणज है। तो पहले 119 में हम 13 से भाग देंगे, तो 13 9 117 आ गया, 2 शेष बचा, उससे कोई मतलब नहीं। फिर इस 19 में 13 से भाग दे देंगे, 13 से भाग देंगे क्योंकि भाग लग जा रहा है। 13 कम 13 6 आ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि इसको अब इसमें से घटा लेना होगा, तो 9 में से 1 गया तो 8 को गुणा जाएगा। 19 से लेकर 119 तक 13 के 8 को गुणा जाएगा, लेकिन यहां बोला है कि 9 को गुणा जाए, अर्थात ये दूसरा कथन क्या है, गलत है। यानी केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए जो हो जाएगा, जो है आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन था। 7 से लेकर 109 तक 9 के कितने गुणज है, तो 109 को 9 से भाग दिए 12 आ रहा है, 7 में भाग नहीं लगेगा, अर्थात 12 को गुणज है, ये सही है। दूसरा 19 से लेकर 119 तक 13 के कितने गुणज है, तो 119 को 13 से भाग दिए तो 9 आ जा रहा है, 13 9 117, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। फिर 19 को 13 से भाग दिए 1 आ जा रहा है। अब 19 से निकालना है तो 9 वाला में ये 1 घटा देंगे, तो 9 में से 1 गया, 8 को गुणज होगा, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, 9 को दिया है, तो ये गलत है। दूसरा गलत है, पहला केवल सही है। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें 28 नंबर कि 14 से 159 तक। देखिए ये भी अभी पिछला जो क्वेश्चन देखे थे ना, उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। 14 से लेकर 159 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 8 तथा 2 तथा 8 दोनों से विभाजित है, 2 तथा 8 दोनों से विभाजित है या फिर गुणज है। देखिए एक ही बात हुआ कि नहीं,
ऐसे भी क्वेश्चन कह देगा कि 1 से लेकर 100 तक 3 के कितने गुणज है, तब भी वही काम करेंगे। 1 से लेकर 100 तक 3 से कितने विभाजित संख्या है, तो भी वही काम करेंगे। तो लेकिन यहां बोला है कि 8 2 और 8 दोनों से, इसका मतलब ये होता है ना कि इनके एलसीएम से। जहां भी कहे कि ए और बी दोनों से, इसका मतलब इनके एलसीएम से। तो 2 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 159 को 8 से भाग दे देंगे, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 7 15 9 बचा, 8 9 72 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा, शेष से कोई मतलब नहीं है। यानी 1 से लेकर 159 तक 19 को हो गया। तो अब 14 में भी भाग दे देंगे 8 से, तो 8 एकम 8, 6 शेषफल आया, शेष से कोई मतलब नहीं है। यानी एक संख्या इसमें से घट जाएगा, यानी 19 में से 1 घटा दीजिए, तो 18 को ऐसी संख्या है जो 2 से भी और 8 से भी कटेगी। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी आपका राइट आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि 14 से लेकर 159 तक 2 तथा 8 दोनों से, इसका मतलब इनके एलसीएम से। तो इनका एलसीएम 8 हो गया, तो 8 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है। तो एक बार 159 को 8 से भाग दिए तो 19 को संख्या आ गया, 14 को 8 से भाग दिए तो एक संख्या आ गया, यानी कि 14 से पहले एक संख्या इसको घटा दिए, तो हम लोग का कितना आंसर आ जा रहा है, 19 में से 1 गया, 18 को संख्या आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4/9 तथा 16/27 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो देखिए कभी भी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम बट्टा एचसीएफ हो जाता है। अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ बट्टा एलसीएम हो जाता है। यानी जो चीज निकालना है वो अंश का निकालते हैं और हर का उसका उल्टा निकालते हैं। जो चीज निकालना है तो हर अंश का एचसीएफ, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो अंश का एलसीएम 4 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 और 27 का एचसीएफ 9 हो जाएगा, 9 से कट रहा है दोनों, यानी कि 16/9 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम 4 16 का एलसीएम 16, 9 27 का एचसीएफ 9 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें बोला है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। और देखिए 4 से विभाजता का रूल सब लोगों को पता होगा। 4 से कोई संख्या कब कटती है, जब उसका अंतिम 2 अंक 4 से कटता है, या फिर दोनों अंक 0 होता है। दोनों अंक 0 होगा या ये दोनों अंक जो हो जाएगा वो 4 का गुणज होगा, तभी वो संख्या 4 से कटेगी। तो देखिए 34 4 से नहीं कट रहा है, संख्या नहीं कटेगी। 54 4 से नहीं कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगी। 44 4 से कट रहा है, ये संख्या कट जाएगी, ये भी नहीं कटेगी। यानी कौन सी संख्या कटेगी, तो ऑप्शन नंबर सी कट जाएगा, जो कि 83 544 है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 से कटने का रूल जिनको नहीं पता होगा लिख लेंगे। अंतिम 2 अंक जब 4 से कटेगा तभी संख्या 4 से कटेगी, या फिर दोनों अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि √41 + 7 √7 और भागे √41 - 7 का सरलीकरण रूप निकालना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे क्या बताए थे, रेशनलाइज कर लेना है। इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा 41 + √7 बट्टा √41 + √7, यानी ये हो जाएगा ऊपर जो आ जाएगा हम लोग का √41 + √7 का होल स्क्वायर, और बट्टा नीचे देखिए a + b × a - b, यानी a² - b²। तो 41 में से 7 गया, 11 में से 7, 41 में से 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक, सॉरी ऐसा ये 34 हो जाएगा। तो अब देख लीजिए ऊपर, इसको ऊपर कितना हो जा रहा है, a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, तो a² मतलब 41 और b² मतलब 7, तो 41 7 48 हो जाएगा, प्लस 2√ab, 2√ab मतलब 41 × 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो जाएगा, और बट्टा कितना से भाग दे देना है, हमें 34 से भाग दे देना है। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन नहीं है ना, यानी 2 से कट जा रहा है, 2 से, ये 2 से ऊपर कॉमन ले लेंगे तो ये 2 से कटेगा, तो यहाँ 24 + √147 और बट्टा 17 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 24 + √147, 24 + √147 किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28 में होगा जी, सॉरी ये गुणा करने में मिस्टेक हो गया है। 7 एकम 7 और 7 चौक 28 हो जाएगा, 287। यहाँ भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का, 287 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 287, 24 + √287 बटा 17 ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
कुछ नहीं है इसमें, रेशनलाइज कर दिए हैं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 41 7 48 हो जा रहा है। अब प्लस 2ab, तो 2 और ab मतलब दोनों गुणा करेंगे, 7 एकम 7 7 चौक 28 हो जाएगा। और बटा नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप घटाइएगा 41 में से 7 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। अब 2 ऊपर कॉमन लेकर नीचे काट दिए हैं, तो 24 प्लस रूट अंडर 287 बटा 17 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एल किसी काम को अकेले 200 घंटा में, एम 150 घंटा में और एल एम एन मिलकर 60 घंटे में कर सकते हैं। तो एन अकेला, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एल अकेला किसी काम को 200 घंटा में कर सकता है, एम अकेला कितना, तो 150 घंटा में, और एल एम एन तीनों मिलकर 60 घंटा में। पहले टोटल वर्क हम लोग तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम 600 हो जाएगा। ये टोटल वर्क की जगह तीनों का एलसीएम लिया जाता है। ये टाइम दिया हुआ है। अब क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इससे भाग दे देंगे, तो 600 में 200 से भाग देंगे 3 हो जाएगा, 150 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, इसको भाग देंगे 10 हो जाएगा। अब हमें बोला है ना कि एन अकेला कितना देर में करेगा, तो तीनों का क्षमता 10 है और 10 में से हम एल और एम का क्षमता 7 घटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा, जो कि किसका क्षमता हो जाएगा, एन का क्षमता हो जाएगा। तो एन कितना देर में करेगा, तो 600 में एन का निकालना है तो 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 200 घंटा में कर लेगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो है एन 200 घंटा में करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तीनों का एलसीएम ले लिया हम, टोटल वर्क हो गया। क्षमता निकालना होगा, टोटल वर्क में भाग दिए 3, इसका 4 और इन सब का मिलाकर 10 आ गया। तो 10 में से इन दोनों को जोड़कर 7 घटा दिए तो 3 आया एन का क्षमता। तो 200 को 3 से भाग दे दिए, यानी 600 को 3 से भाग दे दिए। 200 घंटा में जो है एन अकेला काम को करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमें 33 नंबर की, मुकेश तथा दिनेश मिलकर, सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, मुकेश और दिनेश मिलकर किसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। मुकेश अकेला उसी काम को 150 दिन में कर सकता है। तो दिनेश कितना दिन में करेगा, पहले टोटल वर्क 600 ही हो जाएगा, तो ये 12 25 60, 15 चौके 60। अब दिनेश का हमें अकेले निकालना है कि दिनेश अकेले कितना दिन में करेगा, तो 5 दोनों का मिलाकर क्षमता है, मुकेश का अकेले 4 है, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 जो हो जाएगा दिनेश का। तो 600 काम है, 1 की क्षमता से दिनेश करेगा तो कितना दिन में करेगा, 600 दिन में करेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 600 दिन में करेगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। दोनों टाइम एंड वर्क बहुत आसान था, इसका डी आंसर हो जाएगा, आसानी से बन गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 12 है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया इज इक्वल टू √3/4a² होता है। तो बस रख दीजिए, इसमें और कुछ नहीं करना है। √3/4 a का मान कितना है, 12, तो 12 × 12 हो जाएगा। कटा दीजिए, 4 × 12, तो 12 × 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 36√3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर √3/4a² रख लिए, इस पे 36√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर की, एक वस्तु का अंकित मूल्य 7600 रुपया है। अंकित मूल्य 7600 रुपये तथा ग्राहक 15% का छूट पर उपलब्ध है तथा 15% छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार ग्राहक को एक अतिरिक्त छूट देता है तथा वस्तु को 5814 रुपये में बेचता है, तो दूसरी बार दी गई छूट निकाले। देखिए एक बार का तो छूट दिया है कितना रुपये, 15%। तो जब 15 छूट दिया तो कितना में बेचेगा, 85/100 में बेचेगा। एक और छूट है जो पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको x मान लेते हैं। तो छूट हमेशा घटता है ना, 100 में से x घटा देंगे और बटा 100, और कितना में बेच रहा है, तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमें। विक्रय मूल्य कितना आपका 5814 रुपये में बेच रहा है। 5814 रुपये में तब आराम से निकाल लेंगे हम। देखिए 7600 रुपये मूल्य था, एक बार 15% छूट दिया तो 85/100। अतिरिक्त छूट जो है कितना दिया है पता नहीं है, x मान लिए तो 100 - x/100, और कितना में बेच रहा है 5814 रुपये में। अब कटा देना है, सिर्फ कुछ नहीं है इसमें। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। 76 से देखिए तो
19 चौके 76, 19 से कट देना चाहिए, 19 चौके 76, ये 19 से कटाएंगे, 19 तिया 57, 1 58 हो जाएगा, और 19 छक्के 114, एक जीरो उतर जाएगा क्योंकि 2 अंक उतर रहा है, 19 छक्के 114। फिर 17 से कटा लीजिए, देखिए ये 17 पचे 85, और ये भी 17 से कट जाएगा, 17 कम 17, और कितना बच जा रहा है आपका 13 बच रहा है, तो 17 8 136 यानी 18 हो जा रहा है। ठीक, 17 8 136, 18 गुणे 17 में आ जा रहा है ना, 18 7 126, और 18 एकम 18 आ जा रहा है जी, 6 8 2 10, और ये कितना हो जा रहा है 3 है, सही तो है, कट जा रहा है यहाँ पे 18 मिनट में। अब भी कटा लीजिए, और भी कट रहा है, तो 4 से कटाएंगे इधर ये 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटा देंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जा रहा है आपका 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 पचे 90 हो जा रहा है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 10%, अर्थात जो अतिरिक्त छूट दे रहा था वो 10% हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। 7600 रुपये में 15% छूट दिया तो 85/100, यहाँ छूट नहीं पता है तो 100 माइनस एक्स बटा 100, और बराबर बेच कितना रहा है 5814 में, बस कटा देना है। तो यहाँ से 100 माइनस एक्स बराबर तिरछा गुणा कर लिया, 18 पचे 90, तो एक्स का वैल्यू 10 आ जा रहा है, 10% छूट देगा। एक्स को इधर भेजेंगे, 90 को इधर, तो 10 आ जाएगा, अर्थात 10% का छूट हमें मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्या कह रहा है कि मोहन एक वस्तु 30% की छूट पर खरीदता है। देखिए फिक्स प्राइस हम मान लेते हैं, यहाँ से फिक्स प्राइस 100 रुपया है, तो मोहन कितना में खरीदा है, तो 30% छूट यानी 70 में खरीदा है। मोहन किस में कितना में खरीद लिया 70 में खरीद लिया। अब कह रहा है तथा इसे श्याम को 20% के लाभ पर बेच दिया। ये मोहन का सीपी हो गया, मोहन का सीपी हो गया है, और श्याम को ये बेच दे रहा है, तो श्याम का सीपी यहाँ ले लेते हैं। श्याम का सीपी कितना हो जाएगा, तो 20% के लाभ पर, तो 70 में 20% लाभ ले रहा है, 120/100 यानी कितना हो जाएगा 12 सते 84 में बेच रहा है। ठीक, तो अब क्या बोला है आपसे, तो अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर श्याम ने वस्तु को खरीदा के बीच का अनुपात क्या, अंकित मूल्य तो 100% है, तो इसका रेशियो और प्लस श्याम ने जिस मूल्य पर खरीदा 84 में खरीद रहा है, इसका रेशियो निकाल लेना है। तो रेशियो निकाल लीजिए कटा करके, 4 से कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 21 हो जाएगा, यानी कि 25:21 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है 36 का ए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, फिक्स प्राइस 100 माने तो मुकेश का सीपी कितना हो जाएगा, 30% छूट में खरीदा था तो 70 हो जाएगा। ये बेच रहा है इसको 20% लाभ पर, तो 70 का 120 निकाले 84 आ गया। तो ये पूछा है कि फिक्स प्राइस, ये फिक्स प्राइस तथा सोहन का सीपी, ये सोहन के सीपी का रेशियो निकाल लेना है। तो ये 84 था, दोनों को कटा दिए, 25:21 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, दो संख्याओं का अनुपात 11:14 है, 11:14 है, यदि उनका अंतर 51 है। देखिए इनका अंतर जो है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है अंतर 51 है, और यहां से अंतर करते हैं तो कितना आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। ठीक, 3, तो 3 का वैल्यू हमें 51 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या पूछा है आपसे, तो सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इन है 11, 11 का वैल्यू पूछ दिया है, तो 11 गुणे 17 हो जाएगा, 17 कम 17, 17 कम 17 1 18 हो जाएगा, यानी 187 छोटी वाली संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दोनों का रेशियो 11:14, अंतर 51, यहाँ अंतर 3 आ रहा है, 3 का वैल्यू 51, 1 का वैल्यू 17, तो छोटी संख्या 11, 11 का वैल्यू 11 गुणे 17 यानी 187 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात, 3 गो संख्या है, पहली तथा दूसरी का अनुपात कितना है, यहाँ से 5:6 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है दूसरी तथा तीसरी का अनुपात, दूसरी तथा, यहाँ दिया था हमें पहली तथा दूसरी का अनुपात, अब दे रहा है दूसरी तथा तीसरी, दूसरी अनुपात तीसरी का अनुपात जो दिया हुआ है कितना दिया है 9:1 दिया है। तो पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 480 है, तो तीनों संख्याओं का योग निकालना है। देखिए आसानी क्वेश्चन है, पहले तो आप निकाल लीजिए ना कंपाउंड रेशियो इसका, 1:2:3 क्या हो जाएगा तीनों संख्याओं का। तो देखिए जब भी 1 निकालना हो इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 9×5 = 45 हो जाएगा। 2 का निकालना हो तो तिरछा गुणा कर लीजिए, 9×6 = 54 हो जाएगा। और 3 का निकालना हो तो इधर से गुणा कर लीजिए, 6×1 = 6 हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है, अपने में नहीं कट रहा है ना, 3 से कट जा रहा है, 3×2 = 6, 18×3 = 54, 3 से कट रहा है।
15 तिया 45, 18 तिया 54 और 3 दूना 6, यानी रेशियो आ गया तीनों का 15:18:2। सबसे पहले हम कंपाउंड रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ से तीनों का हम रेशियो निकाले तो 1 निकालना है तो 9 5 45, दो निकालना है तो 9 6 54 और तीसरा निकालना है तो 6 एकम 6। ये दोनों तीनों 3 से कट जा रहा था तो 15:18:2 आ जा रहा है। अब हमें बोला हुआ है कि पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल। देखिए जब भी गुणनफल की बात करें ना तो एक इसमें वेरिएबल्स जरूर मान लीजिएगा, अननोन मान लीजिएगा वेरिएबल्स। इन तीनों का गुणनफल यानी कि दोनों का गुणनफल, तीनों का नहीं, पहली और तीसरी का गुणनफल 15 दूना 30 हो जा रहा है। 30x² इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है देख लीजिए, तो हमें दिया हुआ है 480 दिया हुआ है, यानी 0 से 0 कटा लेते हैं, 3 से कटाए तो 16 आया, यानी x का वैल्यू यहां से 4 निकल जाएगा। x² बराबर 16 तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तब तीनों का योग पूछा है तो तीनों का योग 18 15 कितना हो जाएगा 33 और 33 2 35, 35x हो जाएगा, यानी कि 35 गुणे x का मान 4 आ गया है। तो 5 चौको 20, 4 3 12 और 2 14, यानी कि 140 तीनों का योग हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे। आसान सा क्वेश्चन था। हमें बोला था पहला दूसरा 5:6, दूसरा तीसरा 9:1, तो पहला दूसरा तीसरा का अनुपात निकाले 15:18:2 आ रहा है। तो इन दोनों का गुणनफल की बात किया था, इसीलिए अननोन एक वेरिएबल्स हमने x मान लिया है। तो 15 दूना 30 x² इज इक्वल टू 480, तो x बराबर 4 आ गया। अब सब कुछ जोड़ देना था, तो जो 35x आ रहा है, यानी कि 35 गुणे 4 140 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 11 है, तो 10 संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी। देखिए 10 को संख्या है तो जो औसत होगा 10 को संख्या है, कल बताए थे कि औसत बीच वाली संख्या में होता है, तो जो 5वां और 6ठा संख्या होगा ना उसी के बीच में हो जाएगा। इधर भी हमारा कितना संख्या हो जाएगा, 4 गो संख्या, 4 गो इधर हो जाएगा। देखिए 4 संख्या इधर हो गया और 4 संख्या इधर हो गया, ये 5वां 6ठा हो गया, यानी कि 4 4 8 2 10। इसी दोनों के बीच में जो होगा ना वही हमारा औसत होता है। बताए थे आपको कि औसत हमेशा जो होता है बीच में होता है। तो 4 संख्या इधर हो गई, 4 संख्या इधर हो जाएगी, 4 4 8 और 2 को बीच में बना, इसी के बीच में औसत हो जाएगा। तो औसत कितना है, 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 11 है, यानी कि ये जो बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली संख्या वो 11 है। तो बताइए 11 किसके किसके बीच आता है, तो 11 ये 10 के बीच आता है और 12 के बीच आता है। तब हमें पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहां जो छोटी संख्या होगी वो कितना होगी। तो ये देखिए 10 है और माइनस इसमें 4 गो संख्या है, तो हर संख्या में 2 2 का गैपिंग होगा क्योंकि सम संख्या है। तो 4 संख्या में 8 का गैपिंग होगा, तो 8 घटा देंगे, यानी कि जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है, एक बार और सीख लीजिए। इस तरीका से आप बनाइएगा इस तरह के क्वेश्चन को, x + 2 कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है। हमें बोलना है कि 10 संख्याओं का, 10 सम संख्याओं का औसत 11 है। इसका मतलब जो 10 संख्या का औसत होगा वो बिल्कुल बीच में होगा। तो बीच वाली संख्या जो होगी 5वीं, ये 5वीं संख्या है, 6ठी संख्या है, दोनों के बीच में हो जाएगी। तो 5वीं और 6ठी के बीच में 11 है, तो 11 किसके किसके बीच में आता है, 10 और 12 के बीच में आता है। और सबसे छोटी पूछा है तो 4 संख्या है, तो 2 2 का गैपिंग यानी 8 का गैपिंग होगा। तो हम 10 में से 8 घटा लिए यानी 2 हो जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 12 में हम 8 जोड़ देते 20 हो जाता है सबसे बड़ी संख्या। तो पूछता है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला बोल रहा है कि 1 रुपए में 4 की दर से बेचने पर, 1 रुपए में 4 की दर से बेचने पर 50% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए में 2 वस्तु बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, यही पूछा हुआ है। देखिए जब 1 रुपए में 4 बेच रहा है तो 50% हानि, मतलब 100 में से 50 घटाएंगे तो ये 85 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। 1 रुपए में 4 की दर से बेचा, रुपया हमेशा ऊपर रहेगा वस्तु नीचे, तो 1/4 का वैल्यू 50% है, तो 1/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे 50, एक नियम से 50 और बट्टा में 1/4 यानी कि 4 ऊपर चल जाएगा, और 2 का वैल्यू निकालना है 1/2 से, तो 1/2 से गुणा कर लेंगे। देखिए ये 2 से गुणा किए तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 50 दूना 100। तो 100 का मतलब न लाभ होगा और न हानि होगा, यानी कि 0% का लाभ होगा। 0% का लाभ हो जाएगा, यहाँ पे न लाभ होगा न हानि होगा। तो देख लीजिए तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 0% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझिए। बनाने का तरीका बहुत आसान है।
1 रुपए में 4 की दर से बेच रहे हैं तो 50% का हानि हो रहा है, यानी कि 100 में से 50 गया, 50 आ गया। 1/4 का वैल्यू 50 है तो 1/2 का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 100 आ जा रहा है। 1/4 का वैल्यू 50 तो 1/2 का वैल्यू 100, तो 100 का मतलब क्या हो गया कि न लाभ होगा न हानि होगा, 0% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ, 25% लाभ मतलब 125% हो गया, SP1 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 375 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 50% का लाभ होता है। अब 50% का लाभ का मतलब 150 SP2 हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, 25%। और इस 25% का वैल्यू कितना दिया है, 375 दिया हुआ है, 375 दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य हमेशा जो सीपी होता है ना 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेना है। देखिए 25 का 4 गुना है तो इधर भी हम 4 से गुना कर लेते हैं, क्रय मूल्य आराम से निकल जाएगा। 5 चौको 20 कर 0 2, 7 चौको 28 2, 30 कर 0 3, 4 3 12 और 3 15 हो जाएगा, यानी 1500 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। तो मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। 25% लाभ पर बेचते हैं तो 125, 50% लाभ पर बेचते हैं 150, दोनों का अंतर यहाँ 25% है, क्वेश्चन में 375 दिया है। तो क्रय मूल्य 100% का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1500 रुपया आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी 4 गुना था तो ये भी 4 गुना कर लिया, यानी कि 1500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा बाकी बचा लेता है। यदि उसकी आय 50% से बढ़ा दिया जाए तथा खर्च 80% से बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा। देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा कि आय में से जब हम व्यय को घटाते हैं तो ये जो बचता है वो क्या हो जाएगा, बचत होगा, बचत होगा। तो आय को अगर 100 मान लेते हैं और कितना व्यय कर रहा है, 75% खर्च कर ले रहा है, इसका मतलब 25 जो है बचा रहा है। ये बात पहले समझ में आया। आय 100 माने तो व्यय किया 75 तो बचाए कितना, 25। अब अगर ये कट रहा है ना, ये तीनों कट रहा है 25 से, तो कटा दीजिए, 25 से कम 25, 25 से 75, 25 चौका 100, यानी 4 में से 3 गया, 1 आ गया। रेशियो क्या निकला हम लोग का, 4 3 1 का रेशियो हो गया। अब क्या बोला है, देखिए कह रहा है यदि उसकी आय में 50% वृद्धि कर दिया जाए, इसमें 50% बढ़ाना होगा तो प्लस 50 से गुणा करेंगे, कमी करना होगा तो माइनस से गुणा करेंगे। तो 50% बढ़ा रहा है तो 50 से गुणा कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि तथा खर्च भी 80% बढ़ा देता है, ये जो व्यय था ना खर्च, ये भी 80% बढ़ाता है तो 80 से गुणा कर लिए। तो इसमें कितना परिवर्तन होगा यही हमें पूछ रहा है, पता नहीं तो x मान लिए। अब देखिए तो 5 चौका 20, 200 माइनस 8 तरीके 24 हो जाएगा, 240 बराबर x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -40 आ जा रहा है। इसका मतलब कि जो बचत होगा ना 40% घट जाएगा, 40% क्या होगा, घट जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जब ये माइनस में आ गया इसका मतलब कि कम होगा, प्लस में आता तो वृद्धि होता है। देखिए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, 40% की कमी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है ना, 40% की कमी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए क्वेश्चन, आय में से व्यय घटाएंगे या खर्च करें, घटाएंगे तो बचत बचेगा। आय 100 माने तो व्यय 75 कर रहा था, बचत 25 हो गया। कटा करके रेशियो अंत छोटा कर लिए, 1 3 4 आ रहा है। 50% बढ़ाया है यानी कि प्लस 50 से गुणा करेंगे, 80% बढ़ाया है यानी पॉजिटिव में गुणा करेंगे। यहाँ कितना परिवर्तन हो रहा है पता नहीं है। अब देखिए 5 चौको 20, 200 में से 240 घटाएंगे तो x का वैल्यू -40 आ जा रहा है, और -40 का मतलब हुआ कि 40% कम हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक महाविद्यालय में 40% छात्र स्नातक हैं, यदि स्नातकों की संख्या 7000 है, 40% स्नातक है, 40% का वैल्यू 7000 दिया गया है, तो कह रहा है तो महाविद्यालय में छात्रों की संख्या यानी 100% का वैल्यू निकाल लेना है। टोटल मतलब 100%, सिंपल है, 7000 बट्टा 40 गुणे 100 कर लीजिए। अब कटा दीजिए, 0 से 0 कटाएंगे, 4 से 25 हो जाएगा, तो 25 छक्का 150, 25 साते 175 और 2 को 0 हो जाएगा, यानी 17500 टोटल जो है स्टूडेंट हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, 44 नंबर, क्या कह रहा है, 44 नंबर पढ़िए। बोला है हमें कि किसी नाव की धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 3, किसी नाव की धारा के साथ गति है, धारा के साथ इसका जो गति है वो कितना है आपका
तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की गति जो है, धारा की गति जो दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये कितना दिया है, 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला है हमें कि 72 किलोमीटर धारा के विपरीत और 84 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कुल कितना घंटा लगेगा। तो समय निकालना है, और समय बराबर आपको पता है कि दूरी बट्टा चाल हो जाता है। तो दूरी कितना दिया है, पहले 72 किलोमीटर जाना है, धारा के विपरीत जाना है, धारा के विपरीत। अब एक बात बताइए कि धारा के साथ चाल 42 है, इसका मतलब ये 3 इसमें जुड़ा हुआ है। केवल शांत जल में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, केवल शांत जल में उसका चाल होगा। जब धारा के विपरीत जाएंगे तो 3 और घट जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। धारा के जो विपरीत चाल हो जाएगा हम लोग का 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो जब धारा के विपरीत 72 जा रहा है 36 की स्पीड से, प्लस 84 जाएगा कितना, धारा के साथ, और धारा के साथ वाला चाल 42 ही दिया हुआ है, तो यहाँ इसे 2 घंटा लग जाएगा, यहाँ 2 घंटा लग जाएगा, यानी टोटल समय इसे 4 घंटा लगेगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए आप। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। एक बार और समझिए, देखिए धारा के साथ 42 चाल है, तो धारा के विपरीत ये निकाले हैं, ये धारा के विपरीत निकाले हैं, धारा के विपरीत चाल निकाले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तो पहले घटेगा तो शांत जल में उसका चाल होगा, और उसके बाद से 3 और कम हो जाएगा जब धारा के विपरीत जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट इसमें चाहते तो 6 घटा देते, यानी 36 हो जा रहा है। 36 धारा के विपरीत हो गया, तो 72 जाना है 36 के चाल से, तो यानी कि 2 घंटा लगेगा। 84 जाना है धारा के साथ, मतलब 42 के चाल से, तो 2 घंटा यहाँ, यानी कि 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है कि जतिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 10 की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल, देखिए बहुत सिंपल है। अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, y के चाल से हम वापस आते हैं, तो जो एवरेज स्पीड होता है वो 2xy बट्टा x प्लस वाई हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 2xy बट्टा x प्लस वाई। तो यहाँ रख दीजिए, 2 गुणे चालों का गुणनफल कितना है, 5 गुणे 10 के चाल से जाता है, और नीचे योगफल यानी 10 5 15 हो जाएगा, 5 यहीं 15 हो जाएगा, यानी कि 20 दूना 40 बट्टा 3 हो जाएगा, तो 13.1 बट्टा 3 हो जाएगा। 40 बट्टा 3 हो जा रहा है ना, 1 मिनट, सॉरी 20 बट्टा ना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 10 दूना 20, 20 बट्टा 3 यानी 3 6 18, 6.66 आएगा, 6, तो इसको 6 7 लिख लेंगे, यही किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। 2xy बट्टा x प्लस वाई, गया x की चाल से, आया y की चाल से, तो 2xy बट्टा x प्लस वाई। 2 गुणे 5 गुणे 10 बट्टा 15, 5 3 15, यानी 10 दूना 20 बट्टा 15 कर लिए, तो 6.66 आ रहा है, इसका मतलब 6.7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वह राशि क्या होगी जो 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपए हो जाती है, यानी अमाउंट दिया गया है। देखिए ये सिंपल फॉर्मूला से ही बना लेंगे, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बट्टा 100 का पावर n हो जाता है। ठीक, तो यहाँ a दिया हुआ है हमें कितना, तो 26,620 बराबर p निकालना है, इंटू 1 प्लस r 10% है, तो 110 बट्टा 100 हो जाएगा, 110 बट्टा 100 का पावर 3 हो जाएगा 3 वर्षों में, 110 बट्टा 100, देखिए 10%, 110 बट्टा 100 हो जाएगा, 3 साल का दिया हुआ था हमें। फिर ये बात समझ गए आप, देखिए a बराबर p इंटू 1 प्लस r, ये 10 रखेंगे तो 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100 3 बार दिया, कटा दीजिए सिंपल, देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 11 121, 11 कितना हो जाएगा आपका 1331 हो जाता है। ये 11 का क्यूब 1331 से ये कट जाएगा 2 मर्थ में, यानी कि 26 62 हो जाएगा, और इधर गुणा कर लीजिए, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पर 1 जीरो इधर और 3 जीरो इधर हो जाएगा, यानी कि 20,000 रुपया जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। सिंपल हम लोग क्या किए, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बट्टा 100 के पावर n से ही बना लिए, 26,620 दिया था, p इंटू 110 बट्टा 100, 110 बट्टा 100 सिंपल कट जा रहा है, 20 मर्थ में ये कट जा रहा है, यानी कि 20,000 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे जो है ग्राफ से रिलेटेड, पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, 47 48 49 50। ठीक, 47 48 49 50 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन इसी पाई चार्ट पे दिया गया है, तो आराम से बनाइए, आसानी से बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 47 नंबर। पहले तो आप पाई चार्ट पढ़िए कि नीचे दिए गए वृत्त चित्र में एक 5 विषयों में एक विद्यार्थी द्वारा
प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 480 है, टोटल अंक इसका 480 है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। 480 है। तो अब पढ़िए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 47 क्या बोला है, पढ़िए। विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त अंकों तथा हिंदी में प्राप्त अंकों के मध्य अंतर कितना है, गणित और हिंदी में। अब एक बात बताइए कि ये टोटल डिग्री में दिया, देखिए थोड़ा सा ग्राफ समझ लीजिए आप, चार्ट। ये 54 डिग्री जो है अर्थशास्त्र पाया है, 72 डिग्री हिंदी पाया है, 36 डिग्री में क्या पाया, अंग्रेजी पाया है, और 108 डिग्री इतिहास पाया है, और 90 डिग्री जो है गणित पाया है। इस सब जोड़ने पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 आएगा भी आपका। तो इस 360 डिग्री का वैल्यू देखिए, 360 डिग्री का वैल्यू कितना दिया है, टोटल अंक जो है 480 पा रहा है। तो हमें क्या पूछा है, पूछ रहा है यहाँ पे आपको कि गणित में प्राप्त अंक और हिंदी में प्राप्त अंक का अंतर। देखिए गणित में 90 पाया है और हिंदी में कितना पाया है, 72 पाया है। तो 90 और 72 का अंतर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। 18 डिग्री का हमें वैल्यू पाया पूछ रहा है। गणित और हिंदी का अंतर, गणित में 90 और हिंदी में 72, इन दोनों का अंतर 18 डिग्री। तो 18 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल है। देखिए 0 से 0 कट गया तो 36 डिग्री का वैल्यू 48 हो गया, 36 का वैल्यू 48 हो जाएगा। तो 18 का वैल्यू निकालना है तो 48 बट्टा 36 गुणे 18 हो जाएगा। 18 दूना 36, चाहे डायरेक्ट भी देखिए, ये इसका आधा हो रहा है ना, तो इधर भी आधा कर दीजिए, यानी कि 24 अंक हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। 360 डिग्री मतलब टोटल इसका वैल्यू दिया है 480, तो 0 से 0 कटाया, हमें 36 का दिया हो गया 48। तो पूछ रहा है दोनों का अंतर, यानी मैथ का और हिंदी का अंतर 18, 18 का वैल्यू 36 का वैल्यू 48, 18 का वैल्यू 24, आधा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है। कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक अर्थशास्त्र में प्राप्त अंकों के कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कितने प्रतिशत अधिक है पूछा हुआ है कि हिंदी में प्राप्त अंक अर्थशास्त्र में प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। हिंदी वाला पाया है, देखिए हिंदी वाला जो है 72 पाया है, 72 डिग्री, और अर्थशास्त्र में 54 पाया है। जो इकोनॉमिक्स पाया है ना अर्थशास्त्र, वो 54 पाया है। तो ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए तो कितना अधिक है यहाँ पे, तो 14 अधिक है ना यहाँ पे, 12 में से 4 गया 8, सॉरी 8 अधिक है ना, 18 अधिक है। तो अधिक है तो किस से, तो इकोनॉमिक्स वाला से। इकोनॉमिक्स मतलब 54 से, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। तो 18 तिहाई 54 है, सॉरी 54 है ना यहाँ पे, 54 से अधिक है। 18 तिहाई 54 और 3 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 33.33% अधिक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया। देखिए एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। ये पूछा हुआ है कि हिंदी वाला जो प्राप्त किया है वो अर्थशास्त्र से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हिंदी में 72 है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में 54 है, तो कितना अधिक है, 18 अधिक है। किस से, तो 54 से, प्रतिशत के लिए 100। 18 से 54, 33.33 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला बोला है कि विद्यार्थी द्वारा हिंदी तथा गणित में प्राप्त औसत अंक निकालना है। हिंदी तथा गणित में औसत अंक निकालना है। अब एक बात बताइए कि 360 डिग्री का वैल्यू 480 हो गया, तो 0 से 0 कटाए, 6 के 36, 6 8 48, यानी 6 डिग्री का वैल्यू 8 अंक आ गया। तो गणित में कितना पाया है, 90 पाया है। तो 90 का वैल्यू देखिए, तो 15 छक्का 90 हो गया ना, 15 गुना है तो 15 8 120, यानी कितना पाया, मैथ में 120 पाया है। अब इंग्लिश में, हिंदी में पूछा था ना कि गणित और हिंदी में, तो हिंदी में कितना पा रहा है इसका भी निकाल लीजिए। हिंदी का जो है 72 है, तो 72 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये कितना गुना है, 12 गुना, तो 12 8 96 हो जाएगा। और दोनों का औसत पूछ रहा है, तो एवरेज औसत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 6 9 2 11 कर 1 हासिल 1 हो जाएगा, यानी 216/2 हो जाएगा, यानी कि 108 जो हो जाएगा हम लोग का एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझिए। 360 डिग्री का वैल्यू 480 कटा दिए हैं, 6 के 36, 6 8 6 डिग्री का वैल्यू 8 अंक आ गया। तो 90 डिग्री का वैल्यू 120 अंक आ जाता है, जो मैथ में पाया है। उसके बाद हिंदी में पूछा हुआ था ना, हिंदी मतलब 72, तो देखिए 72 का वैल्यू कितना आ गया, 96 अंक। 6 9 72, 12 6 72, तो 12 8 96 हो जाएगा, यानी 96 अंक हिंदी में पाया, 120 अंक मैथ में पाया। तो दोनों का एवरेज मतलब दोनों को जोड़ दिए 216, और 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 सब्जेक्ट है, तो 108 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से किस 2 विषयों में
विषयों में विद्यार्थी द्वारा कुल अंक गणित में प्राप्त अंकों के बराबर है। यानी उन दोनों को जोड़ने पर गणित मतलब 90 डिग्री आ जाना चाहिए। दोनों ऑप्शन से आप देखिए कि किन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। पहला दिया हिंदी तथा इतिहास, तो हिंदी में 72 है, इतिहास में 108 है, 90 डिग्री नहीं आएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा जोड़िए अर्थशास्त्र तथा अंग्रेजी। इकोनॉमिक्स में देखें अर्थशास्त्र में आपका कितना है 54 और अंग्रेजी में कितना है 36। इन दोनों को जोड़ रहे हैं 34 और 54 और 36 तो 90 आ जा रहा है, अर्थात यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर गणित वाला के बराबर हो जा रहा है 6 4 10 5 3 8 1 9, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। गणित तथा हिंदी दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री, यानी सॉरी अर्थशास्त्र तथा हिंदी को जोड़ने पर दोनों 90 आ जा रहा है, और अंग्रेजी अर्थशास्त्र तथा अंग्रेजी दोनों को जोड़ने पर 90 आ जा रहा है, यानी गणित के बराबर हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। इस सब क्वेश्चन को रिवीजन करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और सोचिए कि हम भी जो है नंबर ज्यादा लाएं। ठीक, नंबर ज्यादा लाएं कि हमारा भी नाम जो है टॉप 10 में आए। इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा आपको, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहा है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा। शेयर करिए वीडियो, और भी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, शेयर करिए। आप शेयर करने से ही टेस्ट में लोग जुड़ेंगे और भी आप इंटरेस्टिंग टेस्ट को बनाइएगा। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, ओके, टेक केयर।